गुड इवनिंग सभी भाई लोगों को, खुश रहिए। चलिए पहले बंगाली बाबा का शेरो शायरी सुन लिया जाए, ठीक है। बहुत अच्छा है, बंगाली बाबा पहले ही एक शायरी डाल कर रखते हैं। आज क्या है? इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं। मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। क्या बात है, एक ताली तो बनती है। गुड इवनिंग बाबू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की सभा को, और देखते हैं कि आज भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन पिटारे से निकाल कर लाया हूं मेरे दोस्त। और ये सारे क्वेश्चंस फिर से मैं कहूंगा प्रीवियस पेपर से ही लिया गया है। अच्छा, आज का भी क्वेश्चन खतरनाक है। हाँ, यहां आने का मतलब है, मेरे साथ जुड़ने का मतलब है कि एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन यह नहीं कह देगा कि भैया हम आपके आंख के सामने से गुजरे नहीं हैं। देख बाबू, क्या कहता है, फ्रेंच है ना, तो अगर ध्यान से हम देखें तो फ्रेंच के लिए क्या लिख रखा है, तो फ्रेंच के लिए 114 लिख रखा है, यानी 114। अच्छा, पहले सीधे वैल्यू से करके देखिए, तो देखिए 18 और 6 अगर जोड़ देंगे तो 24 होगा क्या? और 24 और 4 जोड़े तो 28 10 38 हो गए। और 38 में 8 जोड़ दिया तो 38 और 8 कितने हो गए भैया? तो 38 और 8 46 हो गए। और 46 और 5 कितने हो गए? तो 51 और 51 3 54। 54 से 114 लाना संभव नहीं है, यानी सीधा मान तो नहीं हो रहा है, तो उल्टे मान को लेते हैं। एफ का अपोजिट यू, यू का वैल्यू 21, आर का अपोजिट 9, तो 30 हो गया। और 30 और 20 50 और 2 52 हो गए। और 52 में जोड़ दो 13, तो 52 में 3 जोड़ा तो 55 हो गए। और 55 10 65 हो गए। और 65 में जोड़ दो 24, तो 65 में 24 जोड़ोगे तो 65 75 85 85 और 4 89 हो गए। और 89 में जोड़ दो भैया 19, तो 89 में 19 जोड़ने का मतलब हुआ कि 89 में 20 जोड़ के देखो, तो 89 99 99 या 98 हो गए, ठीक है। अब कह रहा है कि भैया 114 लाइए, यानी अभी भी जोड़ घटाओ और कंक्लूजन बाकी है। तो देखिए, तो 9 1 10 10 2 12 12 3 15 15 15 4 19 19 और 9 9 9 18, यानी कि 28 28 के लिए 8 हाथ में 2 बचा। 2 1 3 3 2 5 5 5 1 6 5 1 6 6 2 8 8 8 2 10 हो गए, यानी 108 हो गया। और 114 कहने के लिए 1 2 3 4 5 6 को जोड़ दे तो 114 आएगा। फंडा समझ में आया क्वेश्चंस का? यानी क्या कर रखा है ना कि अपोजिट करके उसके वैल्यू को जोड़ा, और उसके बाद जितने भी एलिमेंट थे उसके वैल्यू को उसमें पुट कर दिया। अच्छा देखो, तो लॉस के लिए लिखता है, तो देखिए, तो एल का ओ का एल, यानी 12 और 15 तो ये जुटेगा। अब 8 और 8 यानी 16 जुटेंगे, तो 8 8 16 जुटेंगे। 16 16 32 32 33 34 34 और 10 44। और 44 में 4 जुट गया, 44 में 3, 8 8 16, 16 16 32, 16 16 32, 32 और एक 33 और 10 43, ये टोटल 43 हो गए। और इसमें चूंकि 4 लेटर का मिलकर बना है तो ये 47 हो गया। बहुत बढ़िया। किसका चाहिए? क्रूज का चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, सी का अपोजिट एक्स, एक्स का वैल्यू 24, ओ का अपोजिट एल, एल का वैल्यू 12, यू का अपोजिट एफ, एफ का वैल्यू 6, एफ का वैल्यू 6, आर का अपोजिट आई, आई का वैल्यू 9, एस का अपोजिट एच, एच का वैल्यू 8, ई का अपोजिट भी, भी का वैल्यू 22, ठीक है। 4 2 6 6 6 12 12 और 9 अगर बात करें तो 12 और 9 कितने हो गए? 21 21 8 29 30 31 31 के लिए एक हाथ में बचा 3 3 2 5 5 5 5 1 6 6 6 2 8, यानी 81 हो गया। और कितने लेटर का मिलकर बना? तो 1 2 3 4 5 6 लेटर का मिलकर बना। इसमें मेरे भाई 6 जोड़ दो तो ये 87 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा नासिर भाई, एक चीज बतलाइए, ये लिखने पे कभी कभी पीछे वाले पे क्यों भाग जाता है मार्कर का साइन? जैसे देखिए, यहाँ 6 पे भाग गया है, यहाँ 2 पे भाग गया है, कुछ भी कर लेता है, डिजिटल बोर्ड है तो। देखिए, कहता है ना बाबू, सभी नर्तक प्रभावशाली हैं, यानी भैया जितना भी नर्तक है नरेश, सबका सब क्या है? तो प्रभावशाली है। और कुछ लड़कियां नर्तक हैं, कुछ लड़कियां नर्तक है। अब देखिए, जब कुछ लड़कियां नर्तक हैं तो जो लड़की नर्तक है वो प्रभावशाली होगा, यानी कुछ लड़कियां प्रभावशाली हैं, सही।
सभी प्रतिभाशाली लड़कियां हैं। अब सभी प्रतिभाशाली तो लड़कियां दिख ही नहीं रही हैं तो गलत, और सभी लड़कियां भी प्रतिभाशाली नहीं दिख रही हैं तो गलत। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना बस यही अनुसरण कर रहा है, तो आंसर नंबर ए ही रखें। सर रीजनिंग बुक सॉल्यूशन सीजन 2 स्टार्ट करा दो प्लीज। बाबू वहीं सारे से जगह से तो क्वेश्चन उठा उठा कर ला रहे हैं ना रे। देखिए जितने भी नर्तक है, बुक में सारे क्वेश्चन टफ थोड़ी ना है, उसमें 70% क्वेश्चन इजी है और 30% क्वेश्चन जो है वही टफ है। तो उसी 30% क्वेश्चन में से मैं यहां 70% क्वेश्चन लेता हूं और इस 70% क्वेश्चन में से मैं यहां 30% क्वेश्चन लेता हूं। तो आपके लिए गेम आसान है। सभी नर्तक क्या हैं? तो प्रभावशाली हैं। और कहता है कुछ लड़कियां सर नर्तक हैं, तो बाबू कुछ लड़कियां जब नर्तक हो गई तो कुछ लड़कियां प्रभावशाली भी तो होंगी। सभी प्रभावशाली लड़कियां हैं। क्या हमको सारी की सारी प्रभावशाली लड़कियां दिखती हैं? तो नहीं दिखती है सर। सभी लड़कियां प्रभावशाली हैं। क्या सभी लड़कियां प्रभावशाली दिखती हैं? नहीं दिखती हैं सर। यानी कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही है। अच्छा देखो तो ध्यान से, 541 है और 14 है और 733 लाना है। ठीक है, अगर हम 737 में से 541 को माइनस करें तो ये 6 हो गया, और ये 13 में से 4 गए तो 9 हो गए, और 6 में से 5 196 बच गया। 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का, इसीलिए ये 14 लिखा है। ठीक है, लॉजिक मिल गया। यानी पहले वाले और लास्ट वाले को आपस में माइनस कर लो, माइनस करने के बाद जो आया है वो स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर है? तो 14 का स्क्वायर है, इसीलिए 14 लिखा है। तो चलिए देखते हैं कि ये वाली बात मानने की कि नहीं। तो 895 है, और 895 में अगर आप 832 को माइनस करते हो तो 5 में से 2 गए तो 3 हो गए, और जैसे ही 3 यूनिट प्लेस आ गया तो ये तो 8 64 होना चाहिए, यानी यूनिट प्लेस इसका 4 होना चाहिए। तो ये वाली बात खत्म हो गई। अच्छा देख लो कितना दे रखा है, 1108 दे रखा है, और इसमें से कहता है सर 432 को आप माइनस करो। तो 8 में से 2 माइनस करते हैं, तो 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6 होगा, यानी यूनिट प्लेस 6 आया। और चूंकि 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625, इसका यूनिट प्लेस 5 आया और इसका यूनिट प्लेस 6 है, यानी ये भी गलत है। अच्छा चलो, अगर हम 924 में से 635 को घटाते हैं तो 14 में से 9 5 गया तो 9 हो गया, यानी यूनिट प्लेस 9 चाहिए। 18 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 8 64 यानी 324 आना चाहिए, यह भी गलत हो गया। अब जब तीनों गलत हो गए हैं तो डी नंबर को जाने से कोई रोक सकता नहीं है, यानी थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, कैलकुलेशन अच्छा था। तो देखिए 16 में से अगर 7 जाएगा तो 9 बचेगा क्या, और 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेगा क्या, और 7 में से 1 गया तो 169 किसका स्क्वायर होता है मेरे भाई? तो 169 13 का स्क्वायर होता है सर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ना यही इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर है। क्या हो गया बाबू? पुष्पेंद्र राजपूत जी सर पीडीएफ कहां से मिलेगा इसका? बाबू इसका पीडीएफ के लिए आप नवीन सर का टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लो। ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर आपको वहां से सारे पीडीएफ और बोर्ड पीडीएफ भी, इस टेस्ट को लेने के बाद बोर्ड पीडीएफ भी आपके पास चले जाएंगे। बाकी बच्चों के पास जा रहा है ना? जल्दी से बताओ तो कमेंट करके। पीडीएफ अच्छे से पहुंच जा रहा है? बोर्ड पीडीएफ अच्छे से पहुंच जा रहा है ना सभी लोगों को? जल्दी से बताओ। अब देखो इस सब टाइप के क्वेश्चन में तो भैया कोई दम ही नहीं होना है। अब समझ लो ना कि ये सब जो क्वेश्चनवा देता है ना वो फ्री में देता है। ये वो बच्चा लोग के लिए देता है जो बच्चा कमजोर है, तो उसको भी थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलते रहता है, बस इसीलिए ये क्वेश्चन देता है। तो बताओ अपने जगह पे ई चेंज होगा क्या? तो पहला लेटर तो पी हो ही नहीं सकता, पहला लेटर पी हो ही नहीं सकता। अपने जगह पे एल चेंज होगा, दोनों में है। बी चेंज होगा, दोनों में है। और बी के बाद तो तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे ए आएगा। यहां देख लो चौथे नंबर पे टी दे रखा है, यानी बी भी गलत हो गए, और ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर हो गए। चलिए बहुत बढ़िया, आ रहे हैं पीडीएफ समय से, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन देखोगे। अच्छा देखिए, कहता है ना कि कविता के 3 बेटे हैं, तो ये 3 बेटा बाबू कौन कौन है रे? तो राम है, रजत है और रमेश है। अब पूछा क्या है भैया? तो पूछता है बताएं कि जय का ईना से क्या संबंध है, यानी ईना को पहुंचा देना है जय के पास। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूं।
ईना को पहुंचा देना है जय के पास। अगर हमने ईना को जय के पास पहुंचा दिया तो भैया रिलेशन मिल जाएंगे कि आंसर क्या होगा। तो देखिए, आ जाइए, ईना को पकड़िए। ईना कहीं दिखती है? बेटी ईना है, तो किसकी बेटी ईना है? तो कहता है कि अभिराम की शादी रानी से हुई है, जिनकी बेटी ईना है। यानी अभिराम बाबूजी है ईना के और रानी मम्मी है ईना की। तो अभिराम पापा और रानी मम्मी मिल गई। अब कहता है रजत के बेटा अभिराम है, यानी रजत जो है ना, ये पिताजी का पिताजी है, यानी दादाजी है। पिताजी का पिताजी है यानी दादाजी है। अब कहता है कि राम, रजत और रमेश तीनों क्या हैं? तो कविता के बेटे हैं, तो दादा पर दादा के पास पहुंच गए। अब कहता है जय की एक बेटी है जिसका नाम निकिता है। तो जय की एक बेटी है जिसका नाम क्या है? निकिता है। और मुकुल के दादा जय हैं। तो बताइए, यहां मुकुल राम का बेटा है ना, तो राम को तो हम दादा माने हैं, तो मुकुल चाचा हो गया। और चाचा जो हो गया, मुकुल के दादा जय हैं। तो चाचा का जो दादा होगा वो तो क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई परदादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी जय जो है ना, वो ईना का परदादा है। जय ईना का कौन है? तो परदादा है। डायरेक्ट वहीं से बना सकते हो। जब इसकी आदत होगी तो देखो कितना काम करने से आप बच गए ना, मैं वो दिखा रहा हूं। देखिए, कोई कविता है और कोई कविता के 3 बेटे हैं। वो कविता के 3 बेटे कौन कौन है? तो एक राम है, एक रजत है, और एक कौन है? तो रमेश है। ठीक है। अब कहता है मुकुल राम का बेटा है। तो मुकुल किसका बेटा है? तो मुकुल जो है ना बाबू, ये राम का बेटा है। फिर कहता है मुकुल के दादा जय हैं। तो मुकुल के दादा जब जय हैं तो जय कविता का पति होगा। फिर कहता है जय की एक बेटी है जिसका नाम निकिता है। तो जय की एक बेटी भी है जिसका नाम क्या है? तो निकिता है। ठीक है। अब कहता है रजत के बेटे अभिराम की शादी रानी से हुई है। तो रजत का कोई बेटा है, वो कौन है? तो अभिराम है। अभिराम है। और जिसकी शादी किससे हुई है? तो रानी से हुई है। अब कहता है जिनकी बेटी ईना है, और रानी और अभिराम की बेटी कौन है? तो ईना है। प्रश्न पूछे गए, बताएं कि जय का, किसका? जय का, जय का किससे? तो ईना से क्या संबंध है? आप पहले इतना काम करोगे। इतना काम करने के बाद अब आप कहोगे अगर हम ईना हैं तो ये मेरे पिताजी, और पिताजी के पिताजी यानी दादाजी, और दादाजी की मम्मी परदादी, और परदादी के जो पति होंगे वो परदादा होंगे। तो हम आंसर क्या लगाएंगे? परदादा लगाएंगे। और एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि यहीं से यहीं इस क्वेश्चन को तोड़ते हुए आगे जा रहा है, उसको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये वाले भाई साहब अगर 20 सेकंड में बना सकते हो तो इसको बनाने में आपको 40 सेकंड लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि ये ज्यादा फास्ट है यहीं से यहीं ब्लड रिलेशन को बनाना। ठीक है। हमारा काम आपको समझाना है। अगर मैं आपको समझा रहा हूं तो इसका मकसद यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस को क्रैक कर सको और कम से कम समय में क्वेश्चंस को क्रैक कर सको। सर रीजनिंग का कोई रिवीजन बैच है कि ऑफलाइन में? बाबू सैटरडे टू सैटरडे चल रही है, फ्री क्लास चल रही है किसान कोल्ड स्टोरेज में। आकर आप वहां रिवीजन कर सकते हो। जैसे कल हम लोग रिवीजन जो करने वाले, हाइट वेट लेंथ फास्ट एंड स्लो अरेंजमेंट का रिवीजन करने वाले। बहुत सारे बच्चे देखे होंगे कि इस बार के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा था कि 5 लोग हैं, पांचों की लंबाई अलग अलग है, और पांचों जो है वो अलग अलग भार के भी हैं। जो सबसे लंबा है वो सबसे भारी नहीं है। सी डी से भारी है लेकिन ई से लंबा नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप बच्चे फंस जा रहे हो। ठीक है। तो कल इसी टाइप के क्वेश्चंस का यानी हाइट वेट लेंथ फास्ट एंड स्लो अरेंजमेंट का रिवीजन क्लास चलना है किसान कोल्ड स्टोरेज में। दोपहर में 1 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक 2.5 घंटे की टोटल वो बैच होगी, और कल ही वो पूरा का पूरा हाइट वेट लेंथ फास्ट एंड स्लो अरेंजमेंट जो है वो फिनिश हो जाएंगे। नेक्स्ट वन देखोगे। अच्छा देखिए, पेपर को आपने जैसे जैसे मोड़ा है वैसे वैसे पेपर को खोल दो। तो जब पेपर को खोलोगे तो सबसे पहले ये हिस्सा इधर खुलेगा और ये हिस्सा इधर बनेगा। अब पेपर को जब खोलोगे तो ये हिस्सा इधर, ये हिस्सा इधर, और ये हिस्सा इधर बनेगा। अब आपको ये वाली आकृति ढूंढ कर निकाल लेनी है कि भैया ये वाली आकृति किस में दिख रहे हो जी? तो ये वाली आकृति तो बाबू ए में दिख रहा है, तो ए में दिख जाएगा। टाइम कब है? टाइम बाबू 1 PM से
3 PM। ओनली सैटरडे सैटरडे चलती है। कब चलती है? सैटरडे को चलती है। हर सैटरडे एक टॉपिक फिनिश होता है। यदि कोई भारी टॉपिक है तो वो 2 सैटरडे में फिनिश होता है। तो आप यहाँ पे आकर के रिवीजन कर सकते हैं, उसकी कोई कॉस्टिंग आपको देने की जरूरत नहीं है। सर एलपी के रीजनिंग एग्जाम का सिलेबस के सेम होता है? किस चीज का एग्जाम चंदन? बाबू देखिए सिलेबस तो ऑलमोस्ट सब में सेम ही होते हैं, बस क्वेश्चंस में वेरिएशन हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के लेवल में जो है ना वो वेरिएशन आते हैं। अब देख लो, कहता है सर ये वाली आकृति ढूंढ के दो। तो ये वाला डंडा अगर हम खोजने की कोशिश करेंगे तो यहां इस वाले में तो मिलने से रहा कैंसिल। अब देख लो इस वाले में तो ये डंडा मिल जाएगा, लेकिन ये वाला डंडा खोजने की कोशिश करें नहीं मिलेगा। इसमें भी कीप नहीं मिलेगा। तो अब देख लो यहां तो कीप मिल रहा है। मिला क्या? यहां पे कीप मिल रहे हैं। इसका मतलब इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारे लिए सबसे बेस्ट और अच्छा होगा। लाइव भी होगा सर जी? नहीं बाबू, वो सैटरडे वाली बैच लाइव नहीं होती है। देखो ध्यान से समझोगे। कहता है सर 10 जून है। कौन सा दिन है? 10 जून। और कब जाना है? तो 2011 को। अब पूछता है ना कि सप्ताह का कौन सा दिन है, तो कुछ नहीं कीजिएगा, एकदम बउआ का झुंझुन्ना होता है। जो साल का डेट निकालना है ना उसके 1 साल पहले को बेस बना दीजिए। क्योंकि 2400 का गुणज है तो 2000 का मतलब 0 हो गया। अंतिम 2 अंक 10 हैं। 7 से भाग देकर शेषफल को जमा करोगे तो 3 हो जाएंगे। अब 4 से भाग देके भागफल को जमा करोगे 2 हो जाएंगे। अब जाना कहाँ है? जून तक। तो देखो अप्रैल तक चले जाओ, एक एक कहाँ तक चले जाओगे? तो अप्रैल तक जाओगे तो 1, और मई हो गया 3, और जून में बोला 10, 10 का मतलब 3। ठीक है, तो 3 3 6 6 1 7 3 2 5, और 5 का मतलब मेरे भाई होता है फ्राइडे। तो आंसर क्या हो गया? तो शुक्रवार हो गया। आसानी से हम लोग शुक्रवार आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, एक ही पासे को खोल दिया। अब कहता है उन घनों का चयन करे जो दी गई सीट के लाइनों को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, अगर इसको हम बेस बनाते हैं तो ये वाला डॉट इधर आएगा क्या? और ये वाला खाना तो इधर आएगा। जब ये खाना इधर आएगा इसका मतलब है कि ये इस तरह से मुड़ा, तो ये 2 को कहाँ जाना होगा? पीछे। अब इसको कहाँ आना होगा? नीचे। और ये फ्रंट वाला आएगा ऊपर। यानी 1 नंबर हम बना ही नहीं सकते, कितना भी कोशिश कर लो। अच्छा देखिए, अगर इसको हम इस तरह से पलट दें तो इस वाले पार्ट को अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये वाला डॉट यहाँ आएगा, और ये वाला ब्लैंक इधर चला जाएगा। और जैसे ही ये वाला ब्लैंक इधर जाएगा तो ये 2 उठ करके ऊपर आने वाला है, क्योंकि हमने इसको ऐसे पलटा है। तो ये भी बनने को तैयार नहीं है। अब देख लो ध्यान से, 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में अगर 2 को हम यहां रखते हैं पलट करके इस तरह से, तो ये वाली पीछे गई और ये वाली नीचे आई। और जब 2 को हम पलट करके इस तरह से रखेंगे तो ये बड़ा अच्छा फिगर दिया है रे। यानी जब ऐसे घुमा करके नहीं बन रहे हैं तो चलिए अब इसको हम अपोजिट वाले से बनाकर देखने की कोशिश करते हैं, तब बनता है कि नहीं। तो देखो, तो इसका अपोजिट कौन है? तो ब्लैंक है, ब्लैंक है। इसका अपोजिट ब्लैंक है, इसका अपोजिट ब्लैंक है, और इसका भी अपोजिट ब्लैंक है। यानी बिना घुमाए हुए इस फिगर को बनाना बड़ा मुश्किल सा काम लग रहा है। तो आपको ये फिगर को घुमाना ही पड़ेगा। अब ध्यान से समझो, मैं घुमा रहा हूं, ठीक है? अच्छा वाला क्वेश्चन है। अगर हम लोग इस फिगर को इस तरह से उठा दें तो इस तरह से उठाएंगे तो टॉप पे ये जाएगा ना, और ये वाला जो डॉट है वो इधर से मुड़ेगा। और ये वाला फिगर जो है हमने ऐसे घुमाया है तो ये वाली फिगर इधर से मुड़ जाएगी। और जो ही ये फिगर इधर से मुड़ी तो इसके नीचे ये 2 आएगा, तो 2 कहां से जाएगा? पीछे से। और जैसे ही 2 पीछे से गया तो ये आएगा जो भाई साहब नीचे, और ये वाला यानी ये फिगर बनेगी, 1 नंबर बनेगा। अब देखो, अगर हम इस पूरे फिगर को उलट ले, यानी इस पूरे फिगर को अगर हम इस तरह से उलट लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बड़ा दिन के बाद इतना खूबसूरत कोई क्वेश्चन देखने को मिला है जो कह रहा है कि सर हम तो एकदम लॉजिक लेकर के बैठे हुए हैं और ऐसे टूटवे नहीं करेंगे, जो पूरा का पूरा एफर्ट नहीं लगाइएगा हम उससे नहीं टूटने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस पासे को इस तरह से पलट दें, अब देखिए अगर इसको हमने फ्रंट में जगह दिया तो ये वाली डॉट तो इधर आ गई, और ये वाला हिस्सा जो है ना इसके साथ ये हिस्सा इधर मुड़ा,
तो इसके साथ ये पूरा मुड़ेगा, तो ये पूरा मुड़ा तो ये ऊपर से जाएगा, और ऊपर से जाएगा तो ये वाला नीचे, और दो नीचे यानी 2 नंबर भी बनेगा। अब कहता है सर 2 को बनाकर दिखाओ, बना सकते हो क्या? हम बोले ठीक है चलिए 2 को बनाते हैं। अगर हम 2 को इस तरह से घुमा ले, यानी इसको ऊपर से घुमा ले इस तरह से, 2 तो यहां रहना था भैया। 1 मिनट बाबू, हम 2 नंबर को फिर से चेक करना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 इसमें गलत जगह हमने लिख दिया था, तो 2 नंबर को मैं फिर से चेक करना चाहूंगा। अगर ये मैंने फ्रंट में दिया और ये इधर दिया, तो ये इधर से मुड़ा, और जैसे ही ये इधर से मुड़ा तो इसके साथ ये जब लगेगा तो 2 ऊपर से जाएगा, यानी 2 नंबर नहीं बनेगा। देखिए 2 के कारण हमने गलती किया था, क्योंकि 2 को हमने यहां रख लिया था। अच्छा चलो फिर से हम ऊपर को कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पूरे डाइस को अगर हम घुमाते हैं तो ध्यान से समझोगे कि अगर हमने इस डॉट को लिया यहां, तो ये वाले भाई साहब जाएंगे पीछे, और ये वाले भाई साहब आएंगे इधर, और जब ये वाले भाई साहब जैसे ही इधर आएंगे तो इसके साथ 2 ऊपर चढ़ेगा, और 2 के साथ फिर ये और ये नीचे, यानी 3 नंबर बनने को तैयार है। तो 1 बनने को तैयार है, 3 बनने को तैयार, 4 की बात करें। अच्छा देखो डॉट को अगर हम मुड़ा लेते हैं और डॉट को यहां रखते हैं, तो इस वाले फिगर को हम नीचे भेजेंगे, और ये फिगर जैसे ही नीचे जाएगा तो ये खाली वाला फिगर पीछे आएगा, और पीछे आएगा तो ये साथ में लगेगा, और इसके बाद इसके ऊपर ये, यानी 4 नंबर बनेगा। कहीं 2 नंबर में हम हड़बड़ाहट तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 1 3 4 तो बन गया, 1 3 4 हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो 2 वाले को थोड़ा सा पेशेंस रख के देखते हैं। जब पलटा हमने तो 2 ये गए इधर, ये गए इधर, अब जैसे ही ये इधर जाएगा तो ये ब्लैंक वाला हिस्सा जो है वो उधर मुड़ेगा, तो 2 को ऊपर ही होना चाहिए। और कोई ऑप्शन इसको पलटने का? अगर इसको हम इस तरह से लाते हैं तो इधर सही, इधर सही, और इधर से अगर इसी को सीधा छोड़ देते हैं तो इधर जाना चाहिए ब्लैंक, इधर जाना चाहिए ये, ऊपर 2 नीचे और इधर। फिर इसको अगर पूरा को रोटेट कर दे, तो पूरे को रोटेट करने पर चूंकि ये वाले के बाद ये था, और इसको अगर हम पूरा इधर से रोटेट करेंगे तो इधर से रोटेट करने पे आएगा और 2 नीचे चला आएगा। लो भाई साहब 2 भी बन रहे हैं, तो आंसर क्या हो गए? तो आंसर इसके ए हो गए। अपलोड नहीं हुआ है, एकदम हो जाएगा। हाँ बाबू 2 भी बन गया। अब इसने क्या किया ना कि पूरा का पूरा सिस्टम को घुमाया, और घुमा करके फिर घुमा दिया। हम लोग घुमाकर चेक कर रहे थे, लेकिन घुमाकर फिर नीचे नहीं घुमा रहे थे, तो नीचे घुमाने पे ये 2 भी बन जाएगा। एकदम कह सकते हैं माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, यानी फैंटास्टिक क्वेश्चन है, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है। इतना समय हमको लगवा दिया, इसका मतलब ये क्वेश्चन अच्छा है। देख लो, तो ये तो सब लोग बनाएगा भैया, अंग्रेजी शब्दकोश में आता है। तो देखिए, तो सबसे पहले आई डबल एल, 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 सबसे पहले क्या मिलेगा जी? तो ई वाले को बताइए। तो ई वाले में जी आई दे रखा है, जी आई दे रखा है, और जी ए दे रखा है। तो सबसे पहले 2 नंबर जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, एक ही ऑप्शन मिला जो ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता दिखता है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करने वाले हैं। एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस को स्किप करना नहीं बाबू, अगर बनाने की आदत है ना तो ये सब क्वेश्चंस को बाद में बनाएंगे, जब देखेंगे तो ऐसे वो क्वेश्चन हमेशा नहीं फंसता है। कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन सेटर अव्वल दर्जे का कॉन्सेप्ट लगा देता है कि जब तक पूरा नहीं घुमाओगे ना तब तक बनोगे ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा बनाना चाहिए, कभी कभी धोखा देता है, हमेशा ये क्वेश्चन धोखा नहीं देगा। अच्छा देखो तो बाबू, बी को बच्चा किससे मिलाना है? सी से। तो बी किसको जानता है? डी को। और डी किसको जानता है? सी को। तो यहाँ डी के पास मुंह बंद है और यहाँ डी के पास मुंह खुला है, यानी रिलेशन बनेगा और बी ग्रेटर होगा। तो बी ग्रेटर है तो सही बोलोगे सर कैसे हो गया? तो देख लो बी जो है वो बड़ा है डी से, और डी भाई साहब थे ना जो बड़ा थे सी से। तो ग्रेटर और ग्रेटर में मेरे भाई ग्रेटर स्ट्रांग होगा, तो बी ग्रेटर है सी से, तो सही हो गया। अब कहता है सर ई को डी से मिलवाओ। तो देखो ई को अगर हम डी से मिलवाने जाएं तो ग्रेटर इक्वल और फिर ग्रेटर, तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में ग्रेटर स्ट्रांग होगा, यानी सही होना चाहिए था ई ग्रेटर है डी से, और यहां दे रखा है ई लेसर है डी से, यानी ये गलत हो गया। तो केवल एक निष्कर्ष निकलता है, और
केवल एक निष्कर्ष जो है वो स्पीड में हम कह सकते हैं कि सर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो आंसर हम लोग इसका ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपका ये एलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। एलजी के पीएच और जेड 2 4 2 6 लोग एक ही बहुमंजिला इमारत की 8 मंजिलों पर रहते हैं। तो लोग कितने हैं? तो 2 2 4 2 6 है। और मंजिलों की संख्या कितनी है? तो 8 है। 8 लोग, 6 लोग, 8 मंजिल, ना इंसाफी हो गया। अब कहता है जिसमें 2 मंजिल खाली है। अब इंसाफ कर दिया कि आपको 8 पे नहीं बैठाना है सर, 2 खाली भी रखे हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल 1 है, इसी तरह ऊपर 2 3 4 है। तो सबसे पहला काम क्या करो ना कि 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक आप सबसे पहले मंजिल ही बना लो। 1 से लेकर 8 तक आप सबसे पहले मंजिल बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए 8 मंजिल। अब जैसे जैसे कहता है आप वैसे वैसे काम स्टार्ट कर दो। अब देखो क्या कहता है, एच मंजिल क्रमांक 1 पर रहता है। तो भाई साहब एच जो है ना वो मंजिल क्रमांक 1 पर रहता है, हो गया। के मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है और पी मंजिल क्रमांक 8 पर रहता है। तो के मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है और पी मंजिल क्रमांक 8 पर रहता है। फिर कहता है जेड के ठीक ऊपर वाली मंजिल और ठीक नीचे वाली मंजिल खाली है। यानी जेड के ऊपर भी वैकेंट है और जेड के नीचे भी वैकेंट है। तो बताओ जेड के ऊपर खाली, जेड के नीचे खाली, तो जेड यहां हो नहीं सकता, जेड यहां हो नहीं सकता। यानी अब जेड के 3 ही पोजीशन बचे, या तो 6 या तो 5 या तो 4। आगे चलते हैं। जी की मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है जिसमें एल रहता है। तो एल कहां रहता है नहीं मालूम, लेकिन जहां भी एल रहेगा उसके जस्ट ऊपर वाली मंजिल पे जी रहेगा। फिर कहता है और जी की मंजिल पी के मंजिल के ठीक नीचे भी है और जी की मंजिल पी के मंजिल के ठीक नीचे भी है। तो जी की मंजिल के नीचे एल की मंजिल है। अब ये भाई साहब 3 घर कैप्चर करने वाले हैं और 3 घर का ऑप्शन घट के यहीं बच गया। तो 4 नंबर पे जेड आया, 5 नंबर वैकेंट हो गए और 3 नंबर भी हमारे वैकेंट हो गए और हमारा अरेंजमेंट बन करके एक बार में तैयार हो गया। अब कहता है मंजिल क्रमांक 4 पे कौन रहता है? तो मंजिल क्रमांक 4 पे मेरे बंधु जेड रहता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलें। देखो भैया कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है। क्या है मेरे पास? 5 है, लेस देन है, इक्वल टू है, 2 है, एट द रेट है और 6 है। हमको इसका डिकोड तोड़ना है। कोडिंग दे रखा है और इसके माध्यम से हमको इसका डिकोड तोड़ना है। अब इसके लिए हमारे पास शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2 और शर्त नंबर 3 दिए गए हैं। तो इस कोडिंग को डिकोडिंग बनाने के लिए हमारे पास 3 शर्त रखे गए हैं। हमें चेक करना होगा कि कौन सा शर्त उस पे, कौन सा रूल उस पे अप्लाई हो सकते हैं। देखिए, यदि पहला तत्व एक प्रतीक होए तो पहला तत्व तो डिजिट है, यानी पहला शर्त अप्लाई अब नहीं हो सकता। दूसरे को देखिए, यदि पहला तत्व एक विषम संख्या तो 5 विषम संख्या है और अंतिम तत्व एक सम संख्या तो 6 सम संख्या है। तो इन दोनों के कूट को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए, यानी 5 और 6 का पोजीशन चेंज कर देंगे। तो 6 का जगह एफ लेगा तो एफ आगे और 5 का जगह सी लेगा तो सी पीछे। अब तीसरे को पढ़िए, दूसरा अप्लाई हो गया। यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों पूर्ण वर्ग है तो दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी तीसरा अप्लाई नहीं हो रहा है। तो बीच वाले अक्षर को जैसे है ना वैसे उतार लो। तो देख लो, लेसर के लिए आप ई को मेंशन करोगे, इक्वल टू के लिए आप जी को लिखोगे, 2 की बात करें तो आपको पी मेंशन करने हैं और एट द रेट ऑफ की बात करें तो आपको टी मेंशन करने हैं। इसका मतलब है कि एफ ई जी पीटीसी चाहिए। देख लो, एफ ई जी
PTC ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर एक बार फिर से, कुछ नहीं था ना रे बच्चा 12 नंबर में, इसमें कहाँ कुछ था। अच्छा बता कितने इमारत थे, तो 8 थे, 8 मंजिल थे। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल, 7 मंजिल और 8 मंजिल थे। एक मंजिल पे कौन रहता है, तो देख लो कहता है कि सर एच जो है ना वो पहली मंजिल पे रहता है, यहां कह रखा है बाबू ध्यान से देखेगी, एच एक पे रहता है। अब देख लो के मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, तो के कहाँ रह लिया, तो 2 पे। फिर कहता है और पी मंजिल क्रमांक 8 पे रहता है, तो मंजिल क्रमांक 8 पे कौन रह लिया, तो पी रह लिया। फिर कहता है जेड के ठीक ऊपर वाली मंजिल और ठीक नीचे वाली मंजिल खाली है, तो जहां भी जेड होगा उसके ऊपर भी वैकेंट होगा और उसके नीचे भी वैकेंट होगा। अब कहता है जी की मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है जिसमें एल रहता है, तो जी की मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है जिसमें एल रहता है। और अब कह रहा है और जी की मंजिल पी की मंजिल के ठीक नीचे भी है, तो पी के मंजिल के ठीक नीचे बच्चा जी का मंजिल आया और जी के मंजिल के ठीक नीचे बच्चा एल का मंजिल आया। अब जेड के ऊपर भी वैकेंट और जेड के नीचे भी वैकेंट, तो जेड को 5 पे रख नहीं सकते, जेड को 3 पे रख नहीं सकते, तो जेड को 4 पे रखना पड़ेगा। तो जेड के ऊपर भी खाली है और जेड के नीचे भी खाली है। एकदम बउआ का झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन था और फिर भी आप कहते हो सर दोबारा बना दो, ये तो गजब है। नेक्स्ट वन देखोगे, देख बाबू क्या कहता है, सही समय बताने वाली घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां 48 घंटे में विपरीत दिशाओं में कितनी बार सीधी होंगी। तो ये सीधी होने की तो बात कर रखा है, लेकिन वो सीधी होने की बात किस दिशाओं में कर रहा है, तो विपरीत दिशाओं में। तो देखिए घड़ी की सुइयां 2 बार सीधी होती है। पहली बार सीधी तब होंगी जब वो 0 डिग्री का कोण बनाएगी, 0 डिग्री का, कब का, तो 0 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी जिसको हम लोग समानुपाती कहते हैं, यानी कि ओवरलैप कहते हैं, तब भी घड़ी सीधा होता है। अच्छा दूसरी बार घड़ी सीधी कब होगी, तो जब वो एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी 180 डिग्री का कोण बनाएगा, जिसको हम लोग विपरीत कहते हैं, तो इस समय भी घड़ी सीधी रेखा में होगी। तो यहां घड़ी को सीधी रेखा में तो मांगा है, तो सीधी रेखा कहने का मतलब 0 डिग्री का भी कोण और 180 डिग्री का भी कोण, लेकिन उसने बात किसकी कर दी है, तो विपरीत दिशाओं की बात कर दी है। और जब विपरीत दिशाओं की बात कर दी है तो वहां हम 0 डिग्री पे नजर नहीं रखेंगे। तो जब 0 डिग्री पे नजर नहीं रखेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हम अपोजिट की बात करते हैं कि दोनों सुइयां अपोजिट हो गई है, तो दोनों सुइयां अपोजिट 1 घंटे में एक बार हो पाती हैं, लेकिन यही क्रिया 12 घंटे में मात्र 11 बार होती है, क्योंकि 6 से 7 के बीच अपोजिट नहीं होता है। तो 24 घंटे की अगर हम बात करें तो ये 11 दुना कितने, तो 22 बार हो जाएंगे। तो 24 घंटे में कितनी बार, तो 22 बार। तो उसने कितने घंटे की बात करी है, 48 घंटे की बात करी है, तो 48 घंटे में कितने हो जाएंगे, तो 22 दुना 44 बार एक दूसरे के विपरीत आएंगे, 22 दुना 44 विपरीत आएंगे। अरे भैया ये तो कह रहा है विपरीत दिशाओं में कितनी बार सीधी होगी, तो विपरीत दिशाओं में तो मात्र 44 बार ही सीधी होगी। घंटे, घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां 48 घंटे में विपरीत दिशाओं में कितनी बार सीधी होंगी, ठीक है। देखिए विपरीत दिशाओं में सीधी जब होंगी तो मात्र 44 बार ही हो पाएंगी, क्योंकि 1 घंटे में 1 बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार, तो 48 घंटे में 44 बार। यानी ये क्वेश्चन एग्जाम में उलझाने वाला था। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में एरर था एग्जामिनेशन में, और ये एरर यहाँ था, वो विपरीत दिशाओं की बात कर रहा था कि विपरीत दिशाओं में कितनी बार सीधी होगी। यहाँ उसको विपरीत दिशा नहीं कहना था। तो जिन बच्चे ने इस क्वेश्चन पे क्लेम किया होगा उनका आंसर आ जाएगा, और जिन बच्चों ने 88 लगा दिया होगा उनका भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ अगर विपरीत दिशा हटाएं तो ये सिचुएशन 2 बार होती है, एक बार 0 डिग्री पे समानुपाती और एक बार विपरीत होने पर। ये दोनों समय सीधी रेखा में होती है, तो इसने दोनों को काउंट करके अपना ऑप्शन दे रखा है। तो जब दोनों को काउंट करके ऑप्शन देगा तो ये
ये अपोजिट वाला यानी 180 डिग्री वाला हो गया 44 बार। इसी तरह से 0 डिग्री वाला भी जो होगा वो 48 घंटे में अगर हम बात करें तो वो 44 बार ही होगा। और दोनों मिलकर के कितने होंगे, तो 180 डिग्री वाला और प्लस 0 डिग्री वाला दोनों को अगर हम मिला दें तब 44 प्लस 44 यानी कि 88 बार हो सकते हैं। तो इसका आंसर 88 तो दे रखा होगा, लेकिन यहां विपरीत दिशा हटाने की बात रही होगी। जिन बच्चों ने क्लेम किया होगा उनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। अरे पागल, यही तो समझा रहे हैं। अच्छा बताइए, ध्यान से समझिएगा, ये घड़ी है, घड़ी में कितने बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। जब ये मिनट की सुई चलना स्टार्ट करेगी, चलते 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 कभी ना कभी तो इस घंटे वाली सुई पे आएगी ना, और घंटे वाले सुई पे आएगी तो देख लो घड़ी सीधी रेखा में हो गई, क्योंकि अब आपको ये मिनट वाली सुई तो दिखने से रही, मिनट वाली सुई दिखने से रही। तो एक आएगा 1 बज के 5 पूर्णांक 5/11 मिनट पे वो कैसी हो जाएगी, तो सीधी हो जाएगी। लेकिन यहां विपरीत नहीं होगी, यहां कैसे होगी, समानुपाती होगी। कैसे होगी, समानुपाती होगी। अब देखिए, अब हम विपरीत लेके जा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो वो समय आएगा 1 से 2 बजे के बीच। 1 से कितने बजे के बीच, 2 बजे के बीच। यानी 1 रहा यहां, 2 रहा यहां, 3 रहा यहां, इसी तरह 8 यहां रहा, 9 यहां रहा और 7 यहां रहे। तो कभी ना कभी एक सिचुएशन ऐसा आएगा, एक सिचुएशन ऐसा आएगा 1 और 2 बजे के बीच, जब वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो जब विपरीत होगा तो हमने बताया था 5 को गुना करो किससे, 5 का मतलब कितना हो गया, तो देख लो 1 का मतलब कितना, तो 1 में कितना जोड़ोगे, 6, तो 6 1 7 हो गए, 7 का मतलब हो गया कितना, तो 35 मिनट। और 35 मिनट को 12/11 से गुना करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, तो 420/11 हो जाएंगे, यानी 38.2/11 मिनट आएगा। तो दूसरा समय जो है वो 38.1/11 मिनट आएगा, 38.2/11 मिनट पे आएगा, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। इसी को कहा जाता है बाबू विपरीत दिशा। इसी को क्या कहा जाता है, तो विपरीत दिशा कहा जाता है। तो वही उसने देखो क्या कह रखा है, क्वेश्चन ने स्पष्ट रूप से कह रखा है कि सही समय बताने वाली घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुई 48 घंटे में विपरीत दिशाओं में कितनी बार सीधी होगी। तो जब विपरीत दिशाओं में सीधी होगी, यानी ये जो समानुपाती वाला समय ले रहे हैं वो समानुपाती वाला समय नहीं देना होगा, और जब समानुपाती वाला समय नहीं देना होगा इसका मतलब विपरीत वाला समय देना होगा। तो ये प्रोग्राम 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार, और 48 घंटे में कितनी बार, तो 44 बार होगा। यानी ये क्वेश्चन एरर था। जिन बच्चों ने क्लेम किया होगा कि सर आप विपरीत दिशा कैसे कह सकते हो, उनको उनका आंसर बिल्कुल मिल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो। अच्छा देखिए, आप लोग के लिए एक गुड न्यूज है। जो भी आपके छोटे मित्र बंधु हैं, जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पे रीजनिंग की मेरी यानी मेरी खुद की फाउंडेशन बैच आ रही है। ये बैच आपकी 27 जुलाई 2024 से आ रही है। ये बैच कब से आ रही है, 27 जुलाई 2024 से आ रही है। इसकी टाइमिंग बहुत बेहतरीन है, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक ये बैच चलनी है, और ये बैच फुल्ली ऑफलाइन मोड में चलनी है। और ये किसान कोल्ड स्टोरेज सेंटर साईं मंदिर के नजदीक मुसल्लापुर हाट पटना 6 में चलनी है। आप ध्यान से देख लो, जो भी आपके मित्र बंधु या छोटे बंदे कलीग हैं, आप उनको मेरे पास इस बैच में भेज सकते हो। इस बैच की ड्यूरेशन 7 to 8 मंथ होगी। अब बोलोगे सर इतना लंबा क्यों, तो देख लो इस बैच में दशहरा और दीपावली की छुट्टी जो है ना, वो भी इसी बैच में इंक्लूड हो जाएगी। अब आप खुद समझ सकते हो कि 7 से 8 महीने अच्छे कंटेंट और अच्छी क्वालिटी देने में 7 से 8 महीने लग ही जाते हैं। तो एक बार ये मेरी गारंटी है कि इस बैच को कर लेने के बाद, इस बैच को कर लेने के बाद जो भी बच्चे होंगे वो आपको एक ही चीज कहेंगे कि भैया दीदी अब मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा हो गया है, हम रीजनिंग से स्कोर करने लगे हैं। क्योंकि इसमें मेरी अपनी अपडेटेड मटेरियल है, ठीक है, अपनी अपडेटेड मटेरियल है।
इसमें मेरा अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें 3 तरह से रीजनिंग सिखाई जाएगी। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड, उसके बाद ट्रिक से सिखाई जाएगी, और उसके बाद जब बच्चे ट्रेडिशनल मेथड और ट्रिक दोनों सीख जाएंगे तब उन बच्चों का माइंड कन्वर्ट करूंगा थिंकोलॉजी मेथड पे। तो 3 तरीके से इसको करते हुए आप बच्चों को स्ट्रांग करवाता हूं मैं। तो इसमें समय लगते हैं करीब 7 से 8 महीने, क्योंकि बीच में छुट्टी पकड़ा ही जाती है। ठीक है, तो जो भी आपके मित्र बंधु या छोटे कलीग हैं आप उनको कल भेज सकते हो। 27 जुलाई 2024 किसान कोल्ड स्टोरेज, याद रखना सुबह 9 से 10 ये बैच है। और भैया 1 सप्ताह का डेमो हम पहली बार फ्री दे रहे हैं। ठीक है, किसान कोल्ड स्टोरेज में 1 सप्ताह का बैच जो है वो एकदम डेमो फ्री है। तो जो भी बच्चे हैं आप उनको भेज सकते हो कि जाओ भैया डेमो कर करके सेटिस्फाइड हो जाओ कि आपको मिलने वाला क्या है। अभी तो फाउंडेशन बैच ऑनलाइन दिए थे ना, अभी वो बैच आपके सामने 6 से 7 चल रही है। वो बिल्कुल अभी नई बैच है, तीसरी टॉपिक या चौथी टॉपिक उसमें चल रही है, और रोटेशन बैच है। ठीक है, और ये प्योर ऑफलाइन बैच है, ये प्योर ऑफलाइन बैच है, सुबह में 9 से 10। ऑनलाइन बैच लेने के लिए शाम में 6 से 7 कंटिन्यू चल रही है, उसमें अभी चौथी टॉपिक चल रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 17 विद्यार्थी एक कक्षा में था और प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग अंक प्राप्त था। ए का स्थान ऊपर से 9वां था, जबकि बी का स्थान नीचे से 11वां था। ऊपर से देखे जाने पर सी का स्थान ए से ऊपर था। तो बताइए ए का स्थान तो ऊपर से 9 है, और जब हम ऊपर से देखेंगे तो सी ए से भी ऊपर है। इसका मतलब सी का स्थान ऊपर से कितना है, तो 8 है, किंतु बी से नीचे है। अच्छा, बी का स्थान तो नीचे से 11 है, और सी जो है वो नीचे बी के नीचे है। इसका मतलब है बाबू कि ए और बी दोनों क्या कर चुका है, ओवरलैप कर चुका है। इसीलिए ए से कहां दिख रहा है, ऊपर, और बी से कहां दिख रहा है, नीचे। इसका मतलब ए और बी से क्या कर चुका है, ओवरलैप कर चुका। तो चलिए अब ओवरलैपिंग वाली क्रिया आ ही गई है और हमको सी को इन दोनों के बीच में बैठाना ही है। तो चलिए हम पहले सोचना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए विद्यार्थी कितने थे जी, 17। अब यहां से 11 और यहां से 9 तो हो गए 20, यानी ज्यादा कितना हो गया, तो 3। तो 3 में से हमने 2 को क्या कर दिया, तो 3 में से हमने 2 को भगा दिया। ई कहां भाग गया जी, नासिर भाई देखिए ना, ये अचानक से कहां भागा। अचानक से बोर्ड भाग गया, और प्लेन पेज खुल गए। अच्छा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 17 विद्यार्थी हैं, फी बाबू मिनिमम होगी। ठीक है, फी जो होगी ना, अभी 50% डिस्काउंट भी चल रहा है। 17 विद्यार्थी है, 11 ये कुर्सी और 9 ये कुर्सी, 11 9 तो 20 हुआ। 3 ज्यादा, 3 में से 2 निकल गया, तो बचा कितना, 1। यानी इन दोनों के बीच में 1 के गो है, वो कौन है, सी है। अब कहता है सर बताइए कि ऊपर से सी का स्थान कौन सा होगा। तो ये तो ऊपर से सी का स्थान पहले ही हम लोग निकाल चुके थे कि ए का स्थान ऊपर से 9 है, और ए का स्थान जब ऊपर से 9 है और सी जो है, सी का स्थान ऊपर से है, तो 8वां होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए ध्यान से देखिएगा, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो 17 विद्यार्थी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए 17 विद्यार्थी। ए का स्थान ऊपर से 9 था, तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भैया ए का स्थान है। अब कहता है बी नीचे से सर 11 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, यानी ये पोजीशन 11 पे कौन है, तो बी है। और ऊपर से ये कितना है, तो 9 है। अब कहता है सी सर इन दोनों के बीच में बैठा है, तो सी ऊपर से देखने पे कितना होगा, तो 9 से पहले 8 और 11 से पहले तो नीचे से 10 होगा और ऊपर से 8 होगा। तो वही हमने कहा कि ऊपर से कितना होगा, 8वां होगा, जो हम लोग बहुत पहले निकाल चुके थे। 6 कहोगे बाबू, 6 नहीं ना होगा रे। देखिए FMIJ है, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। FM है, FM को क्या लिखता है, तो 25 लिखता है। अब FM का संबंध किससे दे रखा है, तो IJ से दे रखा है,
और IJ को ये 125 लिखता है। इसी तरह एक निश्चित संबंध किसके बीच बन रहा है, तो NO का संबंध 36 से, और फिर QL का संबंध जो है ये 216 से बन रहा है। तो बोला सर जो संबंध यहां आपको दिख रहा है ना, वही संबंध आप MP16 का किसके साथ निकालोगे। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन था, बस दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। एक बार आपने दिमाग लगाया तो इस क्वेश्चन को झुनझुन्ना की तरह बजा दोगे। ध्यान से देखोगे, 6 से 3 जुड़ गए, और 13 से 10 3 घट गए, ये 5 का स्क्वायर रहा और ये 5 का क्यूब हो गया। अच्छा देखो तो 14 में 3 जुड़ गए और 15 में 3 घट गए, ये 6 का स्क्वायर रहा और ये 6 का क्यूब हो गया। तो सेम काम क्या करेंगे, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 13 3 16 हो गए, और 16 में 3 घटाएंगे तो 13 हो गए। अब ये 4 का स्क्वायर दे रखा है तो 4 का क्यूब देखना है, और 4 का क्यूब 64 होता है, यानी PM64 चाहिए। PM64 चाहिए। PM64 किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आंसर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी इस बार एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं जहां बच्चों का दिमाग खराब हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, देखिए 1 अप्रैल 2017 को रवि शनिवार था, तो 12 मई 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन। तो बताइए 1 अप्रैल में 30 दिन होते हैं, एक दिन हमने खत्म कर दिया, 29 दिन बच गए, 29 के लिए 1। अब मई के पास जाएंगे तो मई के पास हमें 12 दिन ही जाने हैं, तो 12 में से 7 निकल गया तो 5 बच गया, तो 5 1 6, और 6 दिन प्लस करना है। तो सैटरडे में 6 दिन प्लस करने से अच्छा है कि आप एक दिन माइनस कर लो और आप फ्राइडे को पहुंच जाओ, तो आंसर आपके शुक्रवार हो जाएंगे। आंसर आपके शुक्रवार हो जाएंगे। नेक्स्ट वन देखो, खुश रहिए बाबू, खुश रहिए रोही। नेक्स्ट देखिएगा, 6 4 10, 10 8 18, 18 और 2 20, अब 20 3 23 माइनस 10 13 हो गया। 4 2 6 6 12, 12 3 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 20, 20 में से अगर 10 घटाएंगे तो 4 आना चाहिए था, नहीं कुछ और व्यवस्था। 6 4 10 8 18 और 3 2 5, 18 में से 5 घटा 13। लीजिए ऊपर वाले तीनों को जोड़ा, नीचे वाले दोनों को जोड़ा और आपस में इसको घटा दिया, तो ये वाला वैल्यू आ गया। देख लो 6 प्लस 4 प्लस 8 करेंगे तो ये करने पर वैल्यू कितने आए, तो 18 आए। और इसी तरह से 2 प्लस 3 करेंगे तो 2 प्लस 3 करने पर वैल्यू कितने आए, तो 5 आए। और 18 में से 5 को माइनस कर दिया गया तो 13 हो गया। अच्छा देखो तो 4 प्लस 2 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 2 कितने हो गए, तो 12 हो गए। और इसी तरह से 3 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो 5 3 कितने हो गए, तो 8 हो गए। और 12 में से 8 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। सेम तरीका अप्लाई जब करने हैं तो 9 प्लस 4 प्लस 7 को जोड़ दो तो 9 1 10 3 13 और 7, 13 और 7 कितने हो गए, तो 20 हो गए। और 8 में प्लस 2 जोड़ा तो 8 2 10 हो गए। 20 में से 10 माइनस करोगे तो 10 बच जाएंगे, और 10 देख लो किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता दे रखे हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यही परफेक्ट आंसर है। अच्छा बताइए 1 अप्रैल से 12 मई जाना है, तो 1 अप्रैल से, अप्रैल 30 दिन का महीना होता है, इस 30 दिन में एक दिन घटा दिए तो अप्रैल में 29 दिन और जाना पड़ेगा। 29 दिन जाने का मतलब है 7 चक्को 28 दिन खत्म हो जाने, तो अप्रैल से एक दिन बच जाएंगे, तो वही अप्रैल के लिए एक लिया। अब मई में आपको 12 दिन ही सफर तय करने हैं, क्योंकि अप्रैल के बाद मई आता है। आपने 7 से भाग दिया तो 7 एकम 7 कट गया और यहाँ 5 बच गए, तो पूरा का पूरा मई में आपको 5 दिन और जाना होगा। तो 5 और 1 कितने जाने होंगे, तो 6 दिन जाने होंगे, और ये 6 दिन प्लस में जाने होंगे। तो जब शनिवार से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और ये 6 दिन आप आगे जा रहे हो, तो ये संडे हुआ, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे हुआ ना।
तो ये सैटरडे से जो आप 6 दिन आगे गए हो, उससे अच्छा था कि सैटरडे से एक दिन पीछे आते, तब भी आपको फ्राइडे का दिन ही मिलता। यही काम यहाँ बाबू हमने किया था, इससे ज्यादा हमने कोई काम यहाँ नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट वन देखोगे। देखिए, कहता है जैक लाइट स्ट्रीट पे चल रहा है, तो यही ना लाइट स्ट्रीट है। तो अब लाइट स्ट्रीट पे या तो ऊपर जा रहा होगा या तो नीचे आ रहा होगा जैक, दो ही केस बनता है। वो अपने बाईं ओर रीगल कैफे देखता है, तो देखिए रीगल कैफे यहाँ है। अगर वो साउथ में जा रहा होता तभी इसका दायां इधर और इसका बायां इधर होता। अगर नॉर्थ में जा रहा होता तो इसका राइट इधर और इसका लेफ्ट इधर होता। तो वो अपने लेफ्ट में रीगल कैफे देख रहा है, इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि अब वो नॉर्थ में नहीं जा रहा है, वो साउथ में जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है? तो साउथ में जा रहा है। ठीक है, अब कहता है जैक किस दिशा की ओर अभिमुख है? तो जैक किस दिशा की ओर अभिमुख है? तो साउथ की ओर अभिमुख है, तो आंसर हमारा दक्षिण हो गया। तो आंसर हम लोग दक्षिण को लगाएंगे। नेक्स्ट वन देखोगे, स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। यानी कि जितने भी मेडिकल सेवा है उनका क्या किया जाना चाहिए? तो नेशनलाइजेशन किया जाना चाहिए। अब कहता है रीजन बताइए कि आप क्यों कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं का नेशनलाइजेशन किया जाना चाहिए। ध्यान से समझोगे, अनेक देशों में स्वास्थ्य सेवाएं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराई गई हैं। तो हमेशा याद रखना ये गलत होगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट बनाते समय एक रूल काम करता है कि आर्ग्यूमेंट में कभी भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, यानी तुलना नहीं कर सकते हैं किसी एक देश का दूसरे देश के साथ, किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी एक वस्तु का दूसरे व्यक्ति वस्तु के साथ हम तुलना नहीं कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट बनाते समय। ठीक है, और देख लो ये क्या कहता है, स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। अब कहता है अनेक देशों में स्वास्थ्य सेवाएं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाती हैं। यानी हम दूसरे देश की तुलना अपने देश से कर रहे हैं कि जब अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में कराया जाता है तो हमारे यहाँ भी कराइए। तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब एक नंबर जो है ना बाबू ये गलत हो गया। अब देखो दूसरा क्या कहता है, स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीयकरण से चिकित्सकों के इस क्षेत्र में कैरियर बनाने में काफी कमी आएगी। अच्छा बताइए, अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं को नेशनलाइज कर दे, उसको नेशनल स्तर पे ले जाए, तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ना कि घटेंगे। ठीक है, तो वहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कमी नहीं आएगी, क्योंकि नेशनलाइजेशन जब हम कर रहे हैं तो लोगों का ट्रस्ट उस पर बढ़ेगा, और लोगों का ट्रस्ट उस पर बढ़ेगा तो लोग ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे उस सेक्टर में जाने के लिए। तो वहां पे कैरियर बनाना में कमी नहीं आएगी, कैरियर बनाने में वृद्धि होगी। तो एक नंबर भी गलत है और दो नंबर भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना यही इसके लिए परफेक्ट आंसर है। बाबू अनीता ऑफलाइन क्लास, अच्छा आपस में आप लोग बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया जी। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और आप वहां आपस में बातें कर रहे हो, ये तो हद वाली बात हो गई। नेक्स्ट वन देखोगे। अच्छा देखिए बाबू, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दिए गए हैं। पूछता है युक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी कितने डिजिट हैं, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक लेटर और तुरंत बाद में एक सिंबल यानी चिन्ह आता है। तो सिंबल के पहले डिजिट और लेटर, तो देखो सिंबल के पहले डिजिट उसके पहले लेटर एक मिल गया, सिंबल के पहले डिजिट उसके पहले लेटर एक और मिल गए, सिंबल के पहले डिजिट उसके पहले लेटर एक और मिल गए, सिंबल के पहले डिजिट उसके पहले लेटर एक और मिल गए, और कोई सिंबल है नहीं। तो यहाँ टोटल 4 जगह ऐसी व्यवस्थाएं प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी को ही हम लोग आंसर बना लेंगे, ऑप्शन नंबर डी को ही हम लोग आंसर बना लेंगे। नेक्स्ट वन। अच्छा देखिए, पेंसिल का संबंध स्टेशनरी से है। तो स्टेशनरी एक व्यवस्था हुई जिसमें पेंसिल कह लो, इरेजर कह लो, पेन कह लो, पेपर वेट कह लो, ये सारा स्टेशनरी का आइटम है। तो उसी प्रकार पीलेट्स का संबंध, पीलेट्स लिख दिया है। अच्छा ड्राई फ्रूट दाल, पीनट होगा रे, इसको सही कीजिए तो, पीलेट नहीं, पीनट्स का संबंध किससे होगा? तो आपको पता है ना पीनट्स क्या होता है, तो ड्राई फ्रूट में आता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसको सही कर लीजिए, पीलेट्स लिखा गया है, ये पीनट्स होगा। ठीक है, हम लोग खाते हैं पीनट्स। नेक्स्ट वन। देखिए, सभी बर्तन चम्मच है, जितना भी बर्तन था ना वो चम्मच के अंदर था।
और सभी कटोरा भी चम्मच के अंदर था। तो एक के घर में बर्तन भी था, एक के घर में कटोरा भी था। अब बर्तन और कटोरा मिलेगा इसका कोई गारंटी है? देखिए कोई बर्तन कटोरा नहीं, ये तो सबसे पहले गलत हो गया, कहा कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से मिलकर निगेटिव कंक्लूजन नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। कुछ बर्तन कटोरा है, तो ये भी तो हम 100% नहीं ना कह सकते हैं कि कुछ बर्तन कटोरा है। तो देखिए यहाँ बर्तन कटोरा, यहाँ बर्तन कटोरा, दो कंक्लूजन गलत हो गए, दोनों में एलिमेंट सेम है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है और कुछ के साथ कोई नहीं का केस है, तो आइदर और में जाएगा। अब देख लो आइदर और कहाँ दिया गया है, तो निष्कर्ष एक अथवा निष्कर्ष दो निकलता है, तो यही सही होगा। केवल निष्कर्ष एक और दो तीन नहीं निकलता है, तीन नहीं निकलता है, एक नहीं निकलता है, तो या तो एक या तो दो निकलता है, या तो के लिए इस बार उसने अथवा का यूज किया है। तो देखिए जितने भी बर्तन थे 20 बर्तन हुए, वो सभी के सभी बर्तन शीशे चम्मच के अंदर है, और सभी का कटोरा जो था कैसे कटोरा वो भी चम्मच के अंदर है। तो बर्तन और कटोरा में बाबू इंटर कनेक्शन हो गया, और इंटर कनेक्शन में पॉजिटिव बोले तब भी गलत, निगेटिव बोले तब भी गलत, अगर उसने पॉसिबिलिटी बोल रखा है तभी ये सही होता है। हम लोग यही सीख चुके हैं। अब देखो क्या कहता है, कोई बर्तन कटोरा नहीं है, बर्तन भी चम्मचे के अंदर और कटोरा भी चम्मचे के अंदर, तो बर्तन और कटोरा मिल सकता भी है और नहीं भी मिल सकता है, तो हम निगेटिव नहीं कह सकते हैं। कुछ बर्तन कटोरा है, देख लो क्या बर्तन का कुछ हिस्सा कटोरा दिखता है? सर नहीं दिखता है, तो यह भी गलत हो गया। कोई चम्मच बर्तन नहीं है, तो देख लो चम्मच का कुछ हिस्सा बर्तन दिख रहा है, तो यह भी गलत हो गया। अब दो निष्कर्ष बाबू गलत हो गए, दोनों में एलिमेंट सेम है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो कुछ के साथ कुछ नहीं, कुछ के साथ कोई नहीं, और सभी के साथ कुछ नहीं। ये तीन केस याद रख लो। क्या क्या? तो कुछ के साथ कुछ नहीं आइदर और में जाएगा, कुछ के साथ कोई नहीं आइदर और में जाएगा, और सभी के साथ कुछ नहीं आइदर और में जाएगा। ये तीन कंडीशन होते हैं आइदर और जाने के। तो कुछ के साथ कोई नहीं दे रखा है, यानी ये वाली कंडीशन दे रखी है, तो आंसर लगाएंगे एक अथवा निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ठीक है, कब तक क्लास होगी? 30 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, क्लास भी आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कुछ देर और चलेगा, 10-15 मिनट देख लो। अच्छा बताओ, 5 का अपोजिट 3 ना, 4 का अपोजिट 1 ना, और 6 का अपोजिट 2 ना। अब कहता है सर मोड़कर बनाया जा सकता है, तो देख लो 1 और 4, 1 और 4 अपोजिट है, यहाँ 1 और 4 साथ में है, ये नहीं बनेगा। अच्छा अब कहता है 1 6 3, तो 6 का अपोजिट कौन है? 2, बच गया। 1 का अपोजिट कौन है? 4, बच गया, नहीं ये बनेगा। कहता है 1 5 6, तो देख लो 1 का अपोजिट 4, बच गया, 5 का अपोजिट 3, बच गया, यानी ये भी बनेगा। कहता है 3 2 6, तो देखो 3 का अपोजिट 5, बच गया, 6 का अपोजिट 2, नहीं बच सका, यानी डी नहीं बनेगा। तो बी और सी बनेंगे। बी और सी किस में दे रखा है? तो बाबू ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है रे। तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी जो है यही सबसे परफेक्ट आंसर होगा। रंजन कुमार यादव जी, क्या समझ में नहीं आ रहा? आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। अगर इतने लोगों को समझ में आ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हम आपके लिए नहीं है। सिंपल सा फंडा है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कभी हम लोग काट कर बनाएंगे? नहीं ना, हमको एक फिलर है तो हमको फिलर की तरह ही इसमें काम करना है। तो आइए ध्यान से समझिएगा। देखिए तो यहाँ डबल डब्ल्यू दिखता है और उसके बाद एस दिखता है, यहाँ ट्रिपल डब्ल्यू दिखता है और इसके बाद एस दिखता है। अच्छा यहाँ भी एस दिख रहा है, अगर मैं यहाँ एस डाल दूं तो ट्रिपल डब्ल्यू ट्रिपल एस होगा क्या? तो जब यहाँ डबल डब्ल्यू दिख रहा है तो यहाँ डबल एस रख सकते हैं ना, तो यहाँ भी डब्ल्यू के बाद एक एस, तो डब्ल्यू एस डबल डब्ल्यू डबल एस ट्रिपल डब्ल्यू ट्रिपल एस। तो अब ट्रिपल डब्ल्यू 4 डब्ल्यू और 4 एस होगा, तो बाहर क्या क्या निकल के आया? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि बाहर क्या क्या निकल करके आया। तो सबसे पहले 1 डब्ल्यू तो डब्ल्यू एस, फिर 2 डब्ल्यू 2 एस, फिर 3 डब्ल्यू 3 एस, फिर 4 डब्ल्यू 4 एस, यानी डब्ल्यू
SSW, यही हमारे पास बाहर निकल के आया। तो WSSW ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता दे रखा है। तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी जो है यही सबसे बेस्ट और यही सबसे परफेक्ट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अच्छा देखिए, तो 109 से 114 अगर जाने हैं, अगर हम 5 जोड़ लें तो पहुंच सकते हैं क्या? ठीक है। और 114 से 139, 9 में से 4 गया, 5 बच गए, और फिर 2 में से 1 गया, नहीं 3 में से 1 गया, 2। देख लो भैया, यहाँ पे आप अगर 25 जोड़ लोगे ना तो आपको 139 मिल जाएंगे। यानी 109 में 5 जोड़ने पर 114 आया, और अब 5 का स्क्वायर 25 जोड़ने पर 139 आए। तो चलिए सबसे पहले 5 जोड़ते हैं। 268 में 5 जोड़ेंगे नहीं। अच्छा देखो तो 313 में यदि हम 5 जोड़ लेते हैं तो 318 मिलेगा, और 318 में आप 25 जोड़कर देखो तो अप्लाई हो रहे हैं क्या? तो 8 5 13 के लिए 3, हाथ में बचे 1, 2 1 3 3 1 4, और 3 के लिए 3, यानी सी नंबर में अप्लाई हो गया। तो आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यही सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट वन देखेंगे। अच्छा देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित श्रृंखला में वाट के स्थान पे आने वाली आकृति का चयन कीजिए। तो ध्यान से समझिएगा, ये सर्किल पहले नॉर्थ वेस्ट कोने से साउथ वेस्ट कोने पे आया, फिर ये नॉर्थ ईस्ट वाले कोने पे आया। तो अब ये सर्किल जो है ये नॉर्थ ईस्ट में आने वाला है। अब सर्किल का कलर वाला हिस्सा देखो, पहले ऊपर था, उत्तर में था, फिर पश्चिम में हुआ, और फिर दक्षिण में हुआ। तो इसका मतलब तय है कि अब कलर वाला हिस्सा पूरब में होगा। ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई। अच्छा इस पेंटागन को देखो, ये पेंटागन जो है वो इस वाले छोर पर आकर नीचे मुड़ गया, फिर इस वाले छोर पर आकर नीचे मुड़ गया। तो अब इस वाले छोर पर आकर ये फिर से नीचे मुड़ जाएगा, और जब ये हम नीचे मोड़ेंगे इस वाले पेंटागन को, तो ये पेंटागन कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा। सभी में है, कोई नहीं काट सकते। अच्छा देखो ये ट्रायंगल को देखो, पहले गया सीधा रहा, फिर ऊपर गया सीधा रहा। तो अब इस साइड ना ट्रायंगल आएगा, यानी इस साइड ट्रायंगल चाहिए, और वो ऊपर ही चाहिए। तो ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई, ये दोनों ऑप्शन बच गए। यानी चारों का चारों फिगर चेक करवा ही दिया। देखो एरो पहले ऊपर था, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो अब एरो को नीचे आना पड़ेगा, और एरो नीचे आया तो बी नंबर कैंसिल हो गए, और ए नंबर हमारा आंसर हो गया। तो आंसर हम लोग किसको लगाने वाले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए को लगाने वाले। अच्छा क्वेश्चन था, जब तक हमने चारों फिगर टच नहीं किया तब तक प्रश्न का आंसर मिल पाना संभव नहीं हो रहा था। नेक्स्ट देखोगे, कहता है सर दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो चलिए हम लोग त्रिभुज को काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो तो यहां से आप कितने त्रिभुज निकाल सकते हो? तो बोलोगे सर 3 त्रिभुज निकाल सकता हूं। ठीक है। अच्छा देखो तो यहां से भी आप कितने त्रिभुज निकाल सकते हो? तो आप बोलोगे सर 3 त्रिभुज निकाल सकता हूं। तो 3 3 कितने हो गए? तो 6 हो गए। और यहां से भी आप कितने त्रिभुज निकाल सकते हो? तो सर 3 त्रिभुज निकाल सकता हूं। तो 6 3 कितने हो गए? तो 9 हो गए। 9 के बाद ये छोटा वाला त्रिभुज रहा 10, ये छोटा वाला त्रिभुज 11, ये छोटा वाला त्रिभुज 12। ठीक है। आपने अभी तक इधर से काउंट नहीं किया है, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया 13, और इधर से ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया 14। यानी अभी तक आपने 14 त्रिभुज देख लिया। अच्छा देखो 14 के बाद ये रहा हमारा 15 नंबर का त्रिभुज, ये रहा हमारा 16 नंबर का त्रिभुज, ये रहा हमारा 16 और 3 कितने हो गए? तो 19 त्रिभुज यहां से मिल गए। 19 के बाद देखोगे तो ये रहा हमारा 20 नंबर का त्रिभुज, और 20 के बाद देखोगे तो ये बड़ा वाला रहा हमारा 21 नंबर का त्रिभुज। 21 के बाद हम चलते हैं, तो 21 के बाद देखो तो अगर यहां से मिलाओगे तो ये रहा हमारा 22 नंबर का त्रिभुज, 22 मिल गए। 22 के बाद फिर से अगर हम ध्यान से देखें तो 22 के बाद और भी कोई त्रिभुज मिल रही है क्या? इसको हम लोग काउंट कर चुके हैं, 22 तक तो हमने काउंट कर लिया। 22 के बाद देख लो, इस बड़े वाले को काउंट कर लिया, उसको काउंट कर लिया, इस बड़े को काउंट कर लिया, इस बड़े को काउंट कर लिया। अच्छा 22 के बाद देखो ध्यान से यहाँ देखना,
हमने इसको अभी तक काउंट नहीं किया है, तो ये रहा 23 नंबर का त्रिभुज, ठीक है। और हमने इसको भी काउंट नहीं किया है, तो ये रहा हमारा 24 नंबर का त्रिभुज। और हमने इसको भी काउंट नहीं किया, इसको काउंट कर लिया है, तो 24 नंबर के त्रिभुज हो गए। और भी कोई मिल रहा है, 24 से आगे बढ़े तो 25 और 28, 24 नंबर का त्रिभुज मिल चुका है, 24 नंबर का त्रिभुज मिल चुका है। सबसे पहले इसको काउंट करो, तरीका बदल रहे हैं काउंट करने का, अच्छा फिगर है, ठीक है। सबसे पहले इसको काउंट करो। जब सिर्फ इस वाले पार्ट को काउंट करोगे तो ये 4 हिस्से में कटा, तो हमें कितने मिल गए, तो 8 त्रिभुज मिल गए। 8 के बाद देखो तो 9, 10, और अगर इस पूरे को मिला दें तो ये 11 नंबर का त्रिभुज मिला। बोलो ठीक है, मिल गया। 11 के बाद ये हमारा रहा 12 नंबर का त्रिभुज, ये हमारा रहा 13 नंबर का त्रिभुज, ये हमारा रहा 14 नंबर का त्रिभुज। तो अब त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, तो 14 हो गई। 14 के बाद फिर से अगर हम काउंट करते हैं, तो काउंट करने के क्रम में ये हमारा रहा 15 नंबर का त्रिभुज, ये हमारा रहा 16 नंबर का त्रिभुज, ये रहा हमारा 17 नंबर का त्रिभुज, ये रहा हमारा 18 नंबर का त्रिभुज, ये पूरा हुआ 19 नंबर का त्रिभुज। 19 के बाद अगर देखोगे, 19 के बाद अगर हम देखें, तो ये हमारा यहां से हो गया 20 नंबर का त्रिभुज। तो 20 त्रिभुज तक पहुंच चुके हैं। 20 के बाद ध्यान से देखो, 20 के बाद ये रहा 21 नंबर का त्रिभुज, और ये रहा 22 नंबर का त्रिभुज। 22 तक पहुंच चुके हैं। 22 के बाद फिर से अगर हम ध्यान से देखने जाएं, 22 के बाद फिर से अगर हम ध्यान से देखने जाएं, तो 22 के बाद ये बड़ा वाला को काउंट नहीं किया है, तो ये हो गए हमारे 23 नंबर के त्रिभुज। इसी तरह से देख लो तो और भी कहीं छूट रहा है, 23 त्रिभुज हो गए। ये बड़े वाले को काउंट नहीं किया है, तो ये हो गया हमारा 24 नंबर का त्रिभुज। 24 नंबर का त्रिभुज हो गया। 24 के बाद देखो और कोई त्रिभुज जो काउंट नहीं हुआ हो, 24 के बाद और कोई त्रिभुज जो काउंट नहीं हुआ हो, तो 24 के बाद और कोई त्रिभुज जो काउंट नहीं हुआ हो, 24, 24 तक तो आके रुक जा रहा है जी। 25, 26, 27, 28, या तो 25 या तो 28, क्योंकि 22 और 16 तो पार कर गए। कोई एक और ट्रायंगल जो अभी तक, हाँ देख लो, अभी तक नहीं झलकने वाला कहाँ दिखा। हमने इस क्रम में इसको नहीं काउंट किया था, तो ये हो गया 24 के बाद एक 25 नंबर का त्रिभुज। 25 से आगे जाएं तो काउंट हो चुका है। 25 को लगाओ, टोटल ट्रायंगल कितने हैं इसमें, तो 25 है। चलिए नेक्स्ट वन। देख बाबू, प्लस के पहले जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, पति। और माइनस के पहले जो भी आएगी वो पत्नी। और इंटू के पहले जो भी आएगी वो माता। और डिवीजन के पहले जो भी आएगा वो बेटा। हमारे पास एक समीकरण दिया गया है, कहता है कौन सा सही नहीं है, तो कहता है डब्ल्यू जे की नानी है। तो देखो तो, यदि हम हैं तो इंटू के बाद मेरी माँ, और मेरे माँ की माँ मेरी नानी होगी, यानी ये सही है। कहता है एल एस की सास है। तो चलिए दूसरा चेक करते हैं कि एल जो है वो एस की सास है। तो देखिए अगर हम हैं तो ये मेरे पति हो गए, और मेरे पति का बेटा हो गया। तो मेरे पति का बेटा जो होगा वो मेरा भी बेटा होगा, तो हम उसकी माता या पिता, हम उसकी माता होंगे। लेकिन ये कहता है एल एस की सास है, यही गलत है, क्योंकि एल एस की माता है, क्योंकि एल के पति का बेटा, तो पति का बेटा यानी अपना बेटा, तो अपना बेटा हमको माता बुलाएगा, और यहाँ सास कह रहा है, नहीं यही गलत है। तो आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए ध्यान से, वरुण का वंश से क्या संबंध है, तो वरुण को किसके साथ जोड़ना है, तो वंश के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो देख लो, वरुण आर्य के पिता है, यानी आर्य क्या है, तो वरुण का बेटा है। अब आर्य की मां के पति मीना की मां के भाई हैं, तो आर्य की मां का जो पति है, तो आर्य की मां का पति यानी आर्य का पिता। इससे अच्छा बना लो, आर्य की मां का पति, कोई आर्य है,
इसकी माँ का कोई पति है, ठीक है, और मीना की माँ का भाई है, तो ये कौन है? तो मीना की माँ का ये शख्स भाई है। फिर कहता है मीना और कविता का भाई वंश है। अब मीना और कविता का भाई कौन है? तो वंश है। वरुण आर्य के पिता हैं, और वरुण जो है वो आर्य के पिता हैं, यानी यहाँ पे वरुण जी आ जाएंगे। पूछता है वरुण का वंश से क्या संबंध है? तो हम हो गए मेरी बहन की माँ, मेरी माँ, और मेरी माँ के भाई जो हो गए वो मामा हो गए। ऑप्शन नंबर सी अंकल आ गया। 9 जुलाई से आपकी यकीन बैच प्रारंभ हो चुकी है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए, 120 मार्क्स का 1 to 5 के लिए। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं या जिन बच्चों के मित्र बंधु हैं, आप उनको यहाँ सजेस्ट कर सकते हो। तो चलिए आज की सभा हमारी यहीं बर्खास्त होती है। कल फिर से हमारी मुलाकात होगी किसान कोल्ड स्टोरेज में। और बच्चे आपको बतला दूं, कल सुबह नई बैच 9 बजे से 10 बजे तक है। जो भी आपके मित्र बंधु हैं आप उनको उस बैच के लिए सजेस्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी कल ऑफलाइन में, और मंडे को हमारी इसी समय पे मुलाकात होगी ऑनलाइन में। चलिए सभी बच्चों को गुड नाइट।